हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम और ये हमने नई क्लास स्टार्ट की है सीटेट सितंबर 2026 के लिए। सिर्फ एक क्लास कल हुई थी, आज आपकी क्लास 2 है जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिख रहा है। तो ये नया सिलेबस और नया कोर्स स्टार्ट हुआ है इसी चैनल पर आपका सीटेट सितंबर 2026 के लिए। तो लगातार आपको क्लासेस करनी है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं बता दूं। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम सबसे पहले प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं जिसमें सारे जितने क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं आपके सीटेट में वो आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके अलावा पीवाईक्यूज की एक सीरीज चलाएंगे जो कि नॉर्मल सीरीज नहीं होगी, मैराथन में होगी। मतलब पीवाईक्यूज को भी हम मैराथन के रूप में करने वाले हैं। 6-7 घंटे की एक क्लास होगी जिसमें एक सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज पिछले 15 सालों के सॉल्व करवाएंगे ट्रिक के साथ में आपको। उसके साथ साथ फिर आपका जो है ट्रिक की वीडियोस होती हैं वो अलग से आएंगी और जो टैग वर्ड्स की मैराथन होगी वो अलग से होगी। और उसके अलावा मॉडल पेपर आपके स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 मॉडल पेपर हो गए हैं। हालांकि आज के मॉडल पेपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन कल को उसको ठीक कर देंगे। तो अब दोपहर में 1 बजे डेली मॉडल पेपर्स होंगे। उसके अलावा आपकी ये प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। उसके अलावा जो है मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम कॉम्बो यानी एक क्लास में मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ कवर करने वाले हैं, वो भी आपके कल से स्टार्ट होंगे। आपने देख लिया होगा मैंने अपकमिंग पे क्लास लगा रखी है जिसमें आपके जीन पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर ये चारों मनोवैज्ञानिक एक क्लास में ट्रिक के साथ खत्म करेंगे। थ्योरी भी, थ्योरी वाले टैगवर्ड भी, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी। तो मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि सीटेट की तैयारी आपकी इतनी ज़बरदस्त और डीप तरीके से होने वाली है कि अगर आप लगातार क्लास करते हैं तो 15 दिन में ही आपको लग जाएगा कि आप सीटेट पास है। उसके बाद तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी टॉपर बनने की तरफ चलेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो जो जो जुड़ चुके हैं साथ में। सभी को गुड इवनिंग भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ, आज 1 बजे क्लास नहीं हुई थी जो श्वेता जी बोल रही हैं, क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे में क्या है 1 बजे होता है नमाज का टाइम। तो 1 बजे फ्राइडे में क्लास नहीं होती। उसके अलावा बाकी के 6 दिन आपकी 1 बजे ही क्लास होगी। आज 2 बजे हुई थी बस, ठीक है। फ्राइडे में 2 बजे होगी, बाकी पूरे हफ्ते आपकी 1 बजे होगी। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आपका जो है आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरा ऑप्शन है अवधान और स्मृति, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक प्रणाली की क्रिया और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रतिबोधक और गतिक कौशल। तो सबसे पहले आप लोग अपना कमेंट में आंसर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता चलेगा कितने सही हो रहे हैं। और इसको गिनते भी रहना क्योंकि लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा किसके कितने सही हुए हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए। सर आई एम न्यू स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जाविद। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। भाई अभी कुछ लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक करेंगे ज़रा कमेंट को नीचे करके सब लोग, है ना, अच्छे बच्चों की तरह। क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए ही हैं और आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से अगर एक लाइक मिलेगा तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। अब देखिए, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि फीलिंग्स, है ना, यानी कि इमोशंस। तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो देखिए नीचे से शुरू करते हैं। प्रतिबोधक और गति कौशल जो है वो शारीरिक विकास का हिस्सा है। किसका? फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबोधक का मतलब होता है शरीर के महसूस होना। जैसे हम अपनी आंख बंद कर लें और मैं अपना हाथ उठाऊं तो मुझे ये बात पता है कि मेरा हाथ उठाया और ये भी पता है कि आगे की दिशा में है। अभी मेरा हाथ लेफ्ट साइड में है, अभी मेरी एक उंगली ऊपर है। ये बिना आंख देखे भी मुझे कैसे दिख रहा है बताओ। अभी मैंने हाथ पीछे कर लिया, अब मैंने 4 उंगली ऊपर की हुई है, कैसे पता चला मुझे? देख तो नहीं रहा मैं, तो मुझे कैसे पता चल रहा है? इसी को काइनेस्थेटिक स्किल बोलते हैं, इसी को प्रतिबोधक क्षमता बोलते हैं, कि अपने ही शरीर के मूवमेंट को महसूस करना। तो ये शरीर का हिस्सा होता है। शारीरिक प्रणाली तो है ही है शारीरिक विकास का हिस्सा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अवधान और स्मृति ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाएगा। अवधान यानी अटेंशन, स्मृति यानी मेमोरी, तो ये हमारे दिमाग से रिलेटेड हो गया, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। अंतर्वैयक्तिक कौशल जो है ये इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी संवेगात्मक विकास से। क्योंकि अंतर्वैयक्तिक कौशल का मतलब होता है किसी दूसरे की फीलिंग को समझना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी आपने पढ़ा है, उसमें भी हम क्या कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, इच्छाओं को समझना, फील करना, उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो ये इमोशन से रिलेटेड हो गया, इसलिए जाएगा ये संवेगात्मक विकास में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जा रहा है। समझ गए बात को? चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग हमारी 7 बजे, वही फिक्स है हमारी हमेशा की तरह। शाम 7 बजे यानी 7 PM लाइव, लाइव क्लास
डेली शाम 7 बजे। और कल का टॉपिक बहुत तगड़ा रहेगा भाई, मैंने अभी बताया तो आपको शुरू में ही। कल को हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, स्किनर, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, वो भी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा आपको। तो कल 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो डेली ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा, आपको पता है, आप सीटेट का सिलेबस पढ़ चुके हैं। कौन से कारक है जो बच्चों के विकास को निर्धारित करेंगे, प्रभावित करेंगे? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण या सामाजिक सांस्कृतिक कारण? बताओ, इनमें से चुन के जो सही लगता है उसके हिसाब से आंसर दो कमेंट में। जल्दी जल्दी 500 लाइक्स पूरे करो फटाफट से। हाँ, अभी 500 लाइक हुए नहीं है भाई, जल्दी जल्दी पूरे करो, देखो अच्छे बच्चों की तरह। देखो, इसने बोला कौन से कारक हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करेंगे? आनुवंशिकता तो जाहिर है, बेसिक चीज है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो आनुवंशिकता के गुण लेके पैदा हुआ है। भौतिक वातावरण वातावरण का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे आपके उसको पालन पोषण मिलेगा, खान पीन की चीजें, सारी चीजें। सामाजिक सांस्कृतिक कारक से उसका सामाजिक विकास होगा, भाषा विकास होगा, वो एक दूसरे के साथ रहना सीखेगा, संबंध बनाना सीखेगा, समाज में कैसे जो है एक दूसरे की मदद की जाती है, तो इससे भी विकास होगा। तो जाहिर है तीनों ही पॉजिटिव हो गए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा, है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कथन ए आपका, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, और कारण है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। आज कौन कौन लोग नए हैं बताओ जरा, कमेंट में लिख के बताओ। न्यू स्टूडेंट कौन कौन आया है आज, अपना हाथ उठाओ। जल्दी अपना नाम बताएंगे, कौन कौन नए स्टूडेंट आए हैं आज क्लास में, अपना इंट्रोडक्शन दो। और इसने बोला स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गतिक कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या ये बात रियल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जो बच्चा गतिक कौशल नहीं कर पा रहा है, यानी अपने शरीर की मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या पूरी तरह से शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ हद तक तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो अगर बच्चा एक्टिव नहीं है या बच्चा गतिक कौशल नहीं कर रहा, बस एक जगह बैठा रहता है पूरे के पूरे दिन, ना वो उठता है ना कोई एक्टिविटी करता है, तो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, जाहिर है उसका विकास खराब हो जाएगा। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि लर्निंग विकास को मदद करती है और विकास लर्निंग को। जैसे समझते हैं, सीखना, जैसे आप किताबें पढ़ के सीखते हैं चीजें, है ना, कुछ काम करना सीखते हैं, तो आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब जितनी लर्निंग करते जाओगे उतना ही विकास आगे बढ़ता चला जाएगा। जो जो चीजें बच्चा बड़े होते होते सीखता जाता है, वैसे वैसे उसका विकास भी बढ़ता जाता है। इसका अपोजिट भी है, जब तक बच्चे का एक पर्टिकुलर लेवल तक विकास नहीं होता उस चीज को सीख नहीं सकता। जैसे बाइक चलाना सीखने के लिए जाहिर है बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चे का शरीर लंबाई बढ़ जाए, 14-15 साल का बच्चा हो जाएगा, तब वो बाइक चलाने के काबिल होगा। 5 साल का बच्चा तो बाइक नहीं चला सकता। इसका मतलब बाइक चलाने के स्किल को सीखने के लिए विकास का इंतजार करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। पेन पकड़ के लिखना सीखना, लिखना सीखने के लिए हाथ का डेवलपमेंट होना जरूरी है। 2 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को पेन पकड़ कर लिखना नहीं सिखा सकते आप। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक भी लग जाएंगे तब भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके हाथ का डेवलपमेंट अभी हुआ ही नहीं है। जब हाथ की मांसपेशियां डेवलप हो जाएंगी, हाथ मजबूत हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा, तब बच्चा लिखना सीखेगा। तो सीखना विकास पर डिपेंड है, विकास सीखने पर डिपेंड है, यानी दोनों के दोनों आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। तो यहाँ दोनों ही बातें गलत हो गई हैं, तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन जाएगा आपका। ए और आर दोनों गलत हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? बताओ कमेंट करके। अगला प्रश्न क्या है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है दोनों की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। और डी ऑप्शन है दोनों अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा।
हाँ जी, तो इसने बोला आपसे माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका रहेगी। दोनों की कोई भूमिका नहीं है, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों की भूमिका है। आपके विकास में परिवार अपनी भूमिका निभाता है। परिवार से तो शुरुआत ही हो रही है। प्राथमिक कारक हम परिवार को मानते हैं, सामाजिकरण का भी, विकास का भी प्राथमिक कारण जो है, कारक जो है वो परिवार है। परिवार से शुरुआत होती है सब चीज़ों की। समकक्षी का मतलब होता है हम उम्र बच्चे या क्लासमेट्स। जब बच्चा स्कूल में गया है तो उसके दोस्त, उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो समकक्षी कहलाएंगे। तो क्या उनका भी योगदान है उस बच्चे के विकास में? जाहिर है 100% है, क्योंकि दोस्तों से ही आप चीज़ें सीखते हैं, कन्वर्सेशन करना सीखते हैं, सामाजिक विकास सीखते हैं जब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा जब उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। तो बच्चे के बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना। और इससे हटके अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ बाप नहीं सिखाते, दोस्त ही सिखाते हैं, है ना। माँ बाप अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो दोस्त ही सिखाएंगे ना, आउटडोर की। समझ गए बात? आप समझ गए होंगे। तो हर प्रकार का विकास जो है वो माता पिता ही थोड़ी करेंगे, कुछ बाहर के लोग भी करेंगे। तो यानी दोनों की भूमिका है, दोनों की भूमिका है, पर अलग अलग है ना। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन अलग अलग है। परिवार अपनी जगह काम कर रहा है, दोस्त अपनी जगह काम कर रहा है। ये कहना कि एक की भूमिका है और एक की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट जा रहा है। समझ गए बात? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है संवेदीगामक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? कमेंट में लिखो अपना आंसर। भाई हमारे 500 लाइक्स में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन पूरा करेगा, जल्दी बताओ। कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक करेगा? कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी फटाफट। किस किस ने नहीं किया, जल्दी कर दो। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन को तर्क किए बिना, क्या कह रहे हैं, तर्क को, पहली बात तो यहाँ पे जो कथन वर्ड आया है ना, तो कथन से ही हमें बात समझ में आ जाती है। कथन जो है वो अमूर्त चीज होती है। शब्द जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अभी मैं आपसे कुछ बोलूं तो वो दिख थोड़ी रहा है, वो सुना जा रहा है, महसूस करा जा रहा है। तो कथन हमेशा क्या रहेंगे? अमूर्त। दूसरी बात, इसने बोला बिना वास्तविक परिस्थिति के ही सोच लेता है, यानी उसको सामने वो चीज अवेलेबल नहीं चाहिए, वो उसको कल्पना करके ही सोच पा रहा है। तो उसके अंदर काल्पनिक चिंतन भी हो गया है ना। बच्चे के अंदर काल्पनिक चिंतन आ गया है और अमूर्त चिंतन आ गया है, तो जाहिर है फोर्थ स्टेज में बच्चा पहुंच गया है, जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन प्याजे की फोर्थ स्टेज है ना। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज है, मूर्त तीसरी है, संवेदीगामक पहली अवस्था है। लेकिन इस ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई भाई? चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, जीन प्याजे के अनुसार बिना बच्चों की सोच वयस्कों से होती है, खालिस्तान में क्या आएगा? से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, से कम होती है, या फिर वयस्कों से बेहतर होती है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, स्क्रीन ब्लर दिख रही है। अर्चना जी आप फ़ोन में अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, यहाँ से सब कुछ ठीक है, क्लियर है। कश्मीर वालों, मेरे ख्वाबों की जगह में रहते हैं आप, बहुत खुशनसीब हैं जो कश्मीर में आपका घर है, मेरे सपनों का नगर। हुमा जी कह रही है। हाँ सही बात है, कश्मीर जो है बहुत सुंदर जगह है, वादियाँ हैं, हरियाली है, और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, एकदम सुहाना सुहाना। तो मज़ा तो है कश्मीर में रहने का। मैं भी चाहता हूँ कभी मैं भी आऊँगा कश्मीर घूमने। तो कश्मीर वाले कौन कौन है भाई बता दो मुझे भी, रिसीव कर लेना, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी वहाँ। अगला, यहाँ पे इसने बोला जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है या मात्रात्मक रूप से? तो हम कहेंगे गुणात्मक रूप से। प्याजे का ये कहना है कि बच्चों में और बड़ों में दिमाग कम और ज़्यादा नहीं होता। कभी आप और आम लोग कह भी देते हैं कि ये तो बच्चा है, इसमें दिमाग कम है, अभी बड़ा है तो इसमें दिमाग ज़्यादा है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। दिमाग कम और ज़्यादा नहीं है, केवल उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं, उनके गुण अलग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग है। बच्चे को पसंद आते हैं खिलौने, और
बड़े लोगों को वो तो दिल से खेल लेते हैं, तो फिर उनको खिलौने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सोचने का तरीका उनका अलग है, मात्रा अलग नहीं है, गुण अलग है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और डी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताओ, कमेंट करो जल्दी से अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? जी, कश्मीर वाले बहुत कम हैं, हाँ ये तो है, कश्मीर वाले लोग सीटेट कम कर रहे हैं। कश्मीर में ससुराल ढूंढूंगी, एस्पायरेंट किसकी ससुराल ढूंढ रहे हो भाई कश्मीर में, है? सर मैं नैनीताल से हूँ। कमला, नैनीताल भी बहुत अच्छी जगह है, कश्मीर अपनी जगह है, नैनीताल अपनी जगह, नैनीताल देहरादून, देहरादून से भी ज़्यादा सुहाना मौसम मुझे लगता है नैनीताल का है। बहुत अच्छी जगह है, सुंदर है। एक गाना भी बना है इस पे, पर मैं गाना गाऊंगा नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। चलो, इसमें है कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए? किसमें? नियमों में। नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ नियम आता है तो तुरंत हमारा दिमाग चौथे चरण पे जाता है, लेकिन अगला ही सेंटेंस क्या है? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा। और जब अधिकार की बात आ जाए तो फिफ्थ चरण की तरफ आप बढ़ेंगे, किस पे? कॉलबर्ग के पांचवें चरण। कॉलबर्ग के पांचवें चरण में दो विशेषताएं होती हैं, नंबर एक अधिकार और नंबर दो किसी भी काम के परिणाम कैसा आएगा, अच्छा आएगा या बुरा, तो परिणाम पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ पांचवा चरण कौन सा है बताओ? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये कॉलबर्ग के सिद्धांत का पांचवा चरण है। यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास दूसरा चरण है। सजा और आज्ञाकारिता पहला चरण है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तीसरा चरण है। चौथा है आपका सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास और छठा है सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की ने खालिस्तान सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है सूचना के प्रसंस्करण और डी ऑप्शन है मनोगतिकी। तो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? हाँ जी, सपना सच होता है जब आंख खुली रहे तो। अच्छा, यूट्यूबर भाई, सपना सच होता है जब आंख खुली रहे, ये मज़ा नहीं आया आपकी लाइन में, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। सपने वो होते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना? आंखें खुली रहे तो सपना पूरा हो जाएगा, ये ज़रूरी थोड़ी है। अब पूरे दिन आदमी जाग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिन में जाग भी रहे हैं, लेकिन कभी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी अपना टाइम समय बर्बाद कर रहे हैं। आंखें तो उनकी भी खुली हुई है, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सपने पूरे करने हैं तो खुली आंख रख के मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ में। अब इसने बोला ले वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है? तो इनके सिद्धांत का नाम पूछा गया है, बस सिंपल सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ आपको सबको याद होना चाहिए कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है ना? सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से क्या लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? पहला ऑप्शन है बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए उन्हें सजा देनी चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में लिखो अपना आंसर। जी, बताओ जल्दी अपना अपना आंसर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा ऐप पर, हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, है ना? ऐसे टीचर एकेडमी नाम से ही है प्ले स्टोर पे ऐप हमारा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो। लगता है सर का दिल टूटा है, क्यों भाई तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा दिल टूटा है, हाँ?
चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। तो आज कितना टारगेट बना रहे हैं सब लोग? कल तो 130 प्लस बनाया था, तो कुछ बढ़ा? आपका टारगेट बढ़ा, 130 से ऊपर गया है किसी का? बताओ कितना टारगेट रख रहे हो इस बार सीटेट में? निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? निहितार्थ का मतलब कि इनके सिद्धांत का असली मकसद क्या है, क्या चाहते हैं ये? तो क्या ये चाहते हैं कि बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि पूरी तरह से खुद से चीजें कर लेंगे? नहीं, पूर्ण रूप से खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात करते हैं पाड़ की, सहयोग की। यानी बच्चा मदद के साथ अपना काम कर पाएगा, अकेले नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा यही कहते हैं कि मिलजुल के काम करो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है कि बच्चों को इनाम दो तो गलत हो जाएगा, बच्चों को सजा दो गलत हो जाएगा। सजा, इनाम दोनों ही निगेटिव टैग वर्ड हैं, क्योंकि ये दोनों ही बाह्य विप्रेरणा पैदा करते हैं। इनाम लालच पैदा कर देगा और सजा डर पैदा करेगी, तो ये दोनों बाहर से दबाव डाल रहे हैं, बच्चा अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोनों निगेटिव हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों को सीखने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी मार्गदर्शन को हम पाड़ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी को वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जिक्र किया है कि बच्चों की मदद करेंगे जब भी बच्चे को जरूरत पड़ रही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। आ गया वैसे आपका कमेंट 130 प्लस वालों का। आशामी कह रहे हैं 145 प्लस लेके आऊंगा इस बार, और नीतू नीतू जी भी कह रहे हैं कि 140 प्लस लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया, 145 प्लस देखते हैं भाई कौन ले जाता है इस बार 145 प्लस। मुझे तो हर रोज मुझे एक ही मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि कार कौन लेके जाएगा, इसीलिए मैं बार बार, आप देखते हैं मैं बहुत बार बार बोल देता हूँ जैसे ही आपके नंबर वाली लिस्ट आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने के में संकेत और इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? पाड़ का, अनुकरण अधिगम का, बहुबुद्धि का, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व? बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखो जल्दी से अपना आंसर। जी हाँ, जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। सर पेपर वन के लिए है भाई, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए होता है, सीडीपी कॉमन सब्जेक्ट होता है, दोनों के लिए होता है। इसने बोला रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे दे रही है, तो इसका मतलब पाड़ का इस्तेमाल हो रहा है ना। उसके बाद इसने कहा कि जसप्रीत जो है धीरे धीरे अपनी मदद कम भी कर देती है, तो ये भी पाड़ का ही उदाहरण है। पाड़ का मतलब होता है कि पहले जब बच्चे को कुछ नहीं आता तो तब आप उसकी मदद ज़्यादा करेंगे, और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा फिर उसकी मदद कम करेंगे आप। यानी बच्चों को काम करने का मौका भी देना है और उसकी हेल्प भी करनी है। तो हमें पूरी तरह से हेल्प नहीं करनी, अधूरी हेल्प करनी है, आंशिक रूप से, है ना। बाकी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। बहुबुद्धि, ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है इनसे, है ना, वाइगोत्स्की से तो रिलेटेड है ही नहीं। ये बहुबुद्धि जो है गार्डनर से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक द्वंद्व भी, ये भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? कथन ए है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखती है। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो सब लोग जल्दी जल्दी से। हमारे 900 लाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके, 900 क्या 1000 ही कर दो। मुझे लगता है अभी अगर 1 सेकंड में सबने लाइक कर दिया तो अभी 900 1000 1 सेकंड में ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने बच्चे लाइव बैठे हैं। तो कर दो पूरे जल्दी से 1000, है ना। हमारी भी थोड़ी सी खुशी मिल जाती है हमें आपके लाइक्स देख के। इसने बोला एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। तो बच्चों पर नियंत्रण रखना ही कर्तव्य नहीं है टीचर का। और ये कहना कि बच्चे तब सीखेंगे जब पूरी तरह से उन पर नियंत्रण रखेंगे, ये बात गलत है। हमें बच्चों पर कंट्रोल नहीं करना है, हमें बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चलाना है,
हमें सिर्फ बच्चों को सुविधा प्रदान करनी है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना है और जो कंटेंट होता है वो अवेलेबल कराना है। बच्चे खुद से सीखेंगे उसको, आपको एक्टिविटी कराने का चांस देना है, करेंगे बच्चे खुद। आपको कोई जोर ज़बरदस्ती या उन पे दबाव नहीं डालना, नियंत्रण में नहीं रखना। आप बच्चे के दोस्त बनो, बच्चे के जो है खड़ूस तरह से उसके जेलर मत बनो, है ना। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, ये डी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। ए और आर दोनों गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, खालिस्तान वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। पहला ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। सर आप मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। अच्छा जी, ऐसा है, क्या नाम है आपका। शयाका परवीन। अच्छा, मेरे स्कूल में हिंदी नहीं थी, मैंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी ली हूँ, इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेकंड लैंग्वेज में ले रहे हैं या फर्स्ट में ले रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में तो आ रही है ना सब चीज़ें। सर मेरा इस बार सीटेट नहीं निकला तो मेरे घर वाले, अच्छा घर के लोग विदेश मुझे कमाने भेज देंगे और मैं विदेश नहीं जाना चाहता हूँ। भानु, यार ये बहुत सीरियस मामला है तुम्हारा, इस बार सीटेट ज़रूर निकालना है तुम्हें, ठीक है। बाकी सीटेट निकालने के लिए पूरा प्रबंध हम कर ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, और हमारे पढ़ाए हुए से बाहर पेपर आता भी नहीं है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड रहा है, हर साल का रहता है। यहाँ अगर आपने लगातार पढ़ाई कर ली तो सीटेट आपका निकल जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। इसने बोला कौन सी बुद्धि, मतलब कौन सी बुद्धि वाला व्यक्ति होगा जो पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बना लेगा और वर्गीकरण भी करेगा और पैटर्न भी पहचानेगा। तो ये एक तरह से रीजनिंग वाली बात होगी, पैटर्न वर्गीकरण संबंध किसकी, रीजनिंग। और रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तार्किक क्षमता। तो तार्किक क्षमता वाली बुद्धि कौन सी होगी, तर्क गणितीय बुद्धि होगी। तो इस व्यक्ति में तर्क गणितीय बुद्धि ज्यादा है। शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें होगी, जो लोग खेलते हैं, खिलाड़ी लोग जो शारीरिक वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे। भाषाई बुद्धि किसमें होगी, भाषाई बुद्धि होगी लेखकों में, राइटर्स में, कवि में, भाषण देने वाले व्यक्ति, नेता लोगों में भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किन लोगों में होगी ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो बताओ, दो नाम कम से कम बताओ कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाएगी, जल्दी कमेंट करके बताओ। तब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है कि बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, ये किसको बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन है जेंडर समता, दूसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा है जेंडर भूमिका में लचीलापन और डी ऑप्शन है जेंडर समानता। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे जल्दी से अपना अपना आंसर। सर कौन सी कंपनी की कार देंगे, ये अभी मैंने सोचा नहीं है। कौन सी कंपनी की होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया है, वो तभी आपसे पूछ लेंगे, जो टॉपर बनेगा उससे पूछ लेंगे भाई तुम्हें कौन सी कंपनी की कार पसंद है, उसके हिसाब से ही उसको दे देंगे, ठीक है। चिंता ना करो, बस आप तो कोशिश करो कितने नंबर ला सकते हो, पढ़ाई अच्छे से करो, गारंटी बैच में भी पढ़ लो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी होगी सारी चीज़ें, लेकिन गारंटी बैच में एक भी क्लास मिस मत करना अगर आपको 140 प्लस जाना है तो। वर्ल्ड बेस्ट टीचर सर CDP, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू, लव यू। हुमा जी थैंक यू जी। देखिए इसने बोला है, ये लाइन जो कह रहा है ना कि बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, तो ये जाहिर है भेदभाव रूढ़िवादिता वाली बात हो गई कि लड़के कमजोर नहीं होते और लड़कियां कमजोर होती है, यही कहने चाह रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये रूढ़िवादिता हो गई, जाहिर है। समानता या समता तो ये है ही नहीं, यानी एक जैसी बात या दोनों के फायदे की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे एक को नीचा दिखाया गया है। और लचीलापन भी नहीं है, क्योंकि लचीलापन उसी को कहते हैं जहाँ ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस किए जा सके। अगर महिला को बाहर किसी कारखाने में नौकरी करनी पड़ रही है तो वो कर सकती है, अगर किसी लड़के को सेफ या डिज़ाइनर या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना पड़ रहा है तो बन रहा है, उसकी पसंद है। तो लचीलापन उसको कहते हैं जब आपको ज़बरदस्ती नहीं है और आप अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। तो 4 लक्षण दिए गए हैं। पहला है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण और नामीकरण है। दूसरा ऑप्शन है यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मनन करने के अवसर देता है।
तीसरा ऑप्शन है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, और डी ऑप्शन है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है पॉजिटिव, उन्हें चुन करके आंसर दो। जी फटाफट लिखो अपना अपना आंसर। हाँ, इस बार हर हाल में पास होना है, टारगेट 140 प्लस है। वाह बहुत बढ़िया। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है अपनी स्वयं की भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और कमजोरियों को गहराई से समझना। अरशद हुसैन, देखो आपने लिखा तो अच्छा है ये कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंग्लिश में ठीक लिखा है आपने, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। हिंदी में गलत लिखा है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अपने लिए अपनी इच्छाओं को जानना नहीं होता, दूसरों की इच्छाओं को जानना होता है। जो अपने लिए होती है वो होती है अंतरावैयक्तिक। फर्क है ना। अपने लिए जब हम बात कर रहे हैं तो वो अंतरावैयक्तिक होगी, ना कि अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, वरना फिर एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। गुरुजी सीटेट कैसे पास होगा? 5 नंबर से छूटा था पिछली बार। अगर 5 नंबर से छूटा था तो फिर तो जल्दी पास हो जाएगा आपका, क्योंकि एक लेवल तक आपने तैयारी पहले से की हुई है, तो अब आगे बढ़ना और भी आसान है। तो हिम्मत मत हारो, जब आप यहाँ आए हो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास कर लो, हो जाएगा इस बार। सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख लक्षण, देखो सतत का मतलब हो गया कि लगातार मूल्यांकन करना है पूरे साल भर, और समग्र का ये है कि सारे ही क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है आपको। अब देखते हैं, इसका उद्देश्य बच्चों को पृथक करना है, बिल्कुल गलत, क्योंकि पृथक करना ही निगेटिव टैग वर्ड है। हमारा उद्देश्य बच्चों को अलग करना नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ एक ही कमरे में एक साथ पढ़ाना है। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मनन करने का अवसर देता है, ये सही जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन के बाद टीचर अपने टीचिंग मेथड पर, बच्चों के मेथड पर, बच्चों के सब चीज़ों पर मूल्यांकन कर सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, सही बात है। यानी कि आपका जो मूल्यांकन है और जो लर्निंग है वो एक ही साथ चलती है, एक ही चीज़ है वो, है ना, साथ में चलेगी तो दोनों का फायदा है। डर और चिंता पैदा करेंगे आप, ये गलत हो जाएगा, हम बच्चों को डराते नहीं हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। समझ में आया? एक बार कमेंट में यस लिख दो, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है सबको, तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो एक बार। और हमारे 1000 लाइक होने वाले हैं भाई। 1000 लाइक में लास्ट एक ही लाइक बचा है हमारा, लास्ट एक लाइक बचा है। कौन कर रहा है जल्दी, लक्की पर्सन जो भी है, कमेंट करके नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो पहला ऑप्शन है आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। और डी ऑप्शन है समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। चलो लिखते रहो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। वेरी नाइस। सर हमें नोट्स चाहिए, आप जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स कहाँ पर मिलेगा? देखो जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स या उसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, हमारे ऐसे टीचर एकेडमी के ऐप पे। तो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो, और क्लास के नोट्स जो रहेंगे, क्लास की पीडीएफ, वो तो फ्री में मिल जाएगी, उसके पैसे भी नहीं लगेंगे। जो अलग से प्रीमियम नोट्स हैं उसके पैसे लगते हैं, क्लास वाले नोट्स के या पीडीएफ के पैसे नहीं लगते, फ्री होते हैं आपके। तो फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप पे जाके। उसका लिंक भी मैंने यहाँ कमेंट में दे रखा है, ऐप का लिंक भी दे रखा है कमेंट बॉक्स में, देखो आप लिंक रहे है ना, या फिर सीधे जाके प्ले स्टोर पे ऐसे टीचर एकेडमी सर्च करना, ऐप मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? देखो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक सिंपल सी बताई हुई है, आप सबको मिल भी गया होगा आंसर। इसकी एक ही ट्रिक है, ऐसा ऑप्शन चुनो जिसके एक से ज्यादा उत्तर आ सकें, ऐसा प्रश्न चुनो जिसके एक से ज्यादा उत्तर दिए जा सकें। आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्या इसके दो उत्तर हो सकते हैं? नहीं, एक ही तो होगा, 2011 में हुई थी, बात खत्म। उसके अलावा दो दो उत्तर थोड़ी हो सकते हैं आखिरी जनगणना के। जब मैं कहूँ कि मेरा नाम क्या है तो एक ही नाम तो होगा, दो थोड़ी होंगे मेरे नाम। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक ही बार पैदा हुए होंगे महात्मा गांधी, 10 बार तो पैदा नहीं हुए होंगे, है ना। तो एक ही आंसर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक ही हो सकते हैं। तो जिस चीज़ का एक ही फिक्स उत्तर होता है,
जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2 × 2 कितना होगा, तो इसका उत्तर कोई दो थोड़ी आएंगे, एक ही उत्तर आएगा ना, इसका फिक्स है ये। तो ऐसे प्रश्न जो फिक्स होते हैं वो समालोचनात्मक चिंतन में नहीं आते, क्योंकि उसमें सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो आप किताब से याद करके बता दोगे, है ना। हमें ऐसे प्रश्न चुनने हैं, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, यानी इसमें अब आप अपने अपने आइडियाज बता सकते हैं अलग अलग। इसके एक से ज़्यादा उत्तर भी हो सकते हैं। इसके कह सकते हैं कि माता पिता को बच्चों को संस्कार देने चाहिए, कोई दूसरा उत्तर होगा, दूसरा उत्तर कहेगा कि नियम अच्छे होने चाहिए, तीसरा उत्तर कि बच्चों को धर्म की पढ़ाई दो, चौथा उत्तर हो जाएगा कि सरकार को कानून इस तरह के लाने चाहिए ताकि सारी जनता का फायदा हो। बहुत सारे है ना, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं। और डी ऑप्शन है प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, कमेंट में लिखो जी। खुले अंत वाला, हाँ खुले अंत वाला प्रश्न, बिल्कुल सही बोला आपने। समालोचनात्मक चिंतन के लिए खुले अंत वाला प्रश्न चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए लिखते रहिए जल्दी से अपना अपना आंसर। सर ऐप ओपन नहीं हो रहा है, 2024 में नोट्स ली थी। अरे गुरुजी, सॉरी मैम जी, मैम जी 2024 में आपने नोट्स लिया था तो अब थोड़ी ओपन होगा, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, ठीक है। अब आप दोबारा ऐप डाउनलोड करो। देखिए इसने बोला वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि समावेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा क्या चाहती है कि सारे स्टूडेंट्स को शामिल करो, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक एक्टिविटी में लगाओ, एक ही कमरे में पढ़ाओ, एक ही टीचर पढ़ाएगा। तो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में क्या कर रहे हैं हम, सबकी संस्कृति को शामिल कर रहे हैं। यही तो, तभी तो सभी बच्चे अपने आप को वहाँ स्वतंत्र महसूस करेंगे, या उनकी संस्कृति का उनको लगेगा कि हमें भी शामिल किया जा रहा है, अच्छा महसूस होगा उनको। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से आप हतोत्साहित कर रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ कह रहे हो कि उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तो आप कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। तो भाई क्या पूरे साल भर तो उनको नाटक थोड़ी करवाते रहोगे, सिंगिंग थोड़ी करवाओगे, पढ़ाओगे भी तो सांस्कृतिक गतिविधियां भी होनी चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्यूशन पढ़ाना या लगाना एकदम निगेटिव है हमारी शिक्षा नीति में, दूर दूर तक इसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब भी सीटेट में ट्यूशन वाली बात आए तो समझ जाना कि ये निगेटिव टैग वर्ड है। तो आंसर जो है पहला ऑप्शन सही जाएगा। अब तक कितने प्रश्न सही गए हैं आपके, बताओ कितने सही हो गए। सब सही जा रहे हैं या कोई गलत हो रहा है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शास्त्रीय रणनीति क्या है। पहला ऑप्शन है सहयोग, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है नकारात्मक भेदभाव, और डी ऑप्शन है नामीकरण। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, लिखो कमेंट में अपना आंसर। मैथ का क्लास कब लोगे। मैथ का क्लास लूंगा मैं अभी 5 दिन बाद, 5 दिन बाद मैथ का भी मैराथन क्लास लूंगा, और ईवीएस का भी लूंगा, और एसएसटी का भी मुझे एक महाभारत क्लास लेना है, जिसमें आपको 7-8 घंटे की क्लास कराऊंगा, एक ही क्लास में निचोड़ एकदम। अभी तो बहुत कुछ कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, मतलब मैंने पूरी आपकी एक बनाई हुई है लिस्ट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास आपको देनी है। एक तो अभी मैं टैगवर्ड की ही मैराथन लेने वाला हूँ, मे भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी टैगवर्ड्स की मैराथन होगी। इस बार मैं आपको और अलग लेवल से बहुत यूनिक कंटेंट देने वाला हूँ, आप भी कहोगे कि मज़ा ही आ गया इस साल। रिजल्ट तो हमारा हर साल ही महंगा रहता है, महंगा मतलब बहुत हाई रहता है। इस बार भी रिजल्ट हमारा सबसे ऊपर ही गया था, पिछले साल 2026 का फरवरी वाला 98.9% रिजल्ट दिया है हमने अभी तक, वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे। हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते नहीं है क्योंकि मैं वीडियोस भी नहीं डालता देखो इतनी कि इन बच्चों का ये हो गया वो हो गया। मेरे से कहते भी हैं लोग कि आप ना बच्चों के रिजल्ट और बच्चों की इंटरव्यूज़ शो किया करो सामने, पर मैं करता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आती नहीं है वो फीलिंग।
पर मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर ऐसे इंटरव्यूज़, अगर आप कहेंगे तो। अगर आप कहना चाहें अभी बता दो कमेंट में, अगर आप चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं या जो स्टूडेंट्स पास होते हैं स्ट्रगल करके, तो उनके स्ट्रगल की कहानी, उनकी सक्सेसफुल कहानी, वो अगर आप कहेंगे तो मैं उनके इंटरव्यूज़ डलवा दूंगा चैनल पे। तो हमारा रिज़ल्ट अभी तक का पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड में तो सीटेट होता नहीं है लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अभी तक का ऐसे टीचर अकेडमी के नाम है, इस चैनल के नाम है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या होगी? समावेशी शिक्षा क्या चाहती है कि सब बच्चे एक साथ पढ़ें मिलजुल के, तो सहयोग। सहयोग का मतलब है एक साथ पढ़ना या मिलजुल के काम करना, तो जाहिर है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथक तो हम कर नहीं रहे, यानी अलग नहीं कर रहे, भेदभाव भी नहीं कर रहे। नामीकरण भी गलत बात होती है कि आपने अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नाम रख दिए कि ये तो बुद्धू बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट है, ऐसे नाम रखना भी गलत बात होती है। तो आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन ही राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्या कह रहे थे? आपके कमेंट देख रहा था मैं। यस सर, मैं देखूंगी सक्सेस वाली वीडियो डालना आप। अच्छा दिखाओ सर। यस सर। कौन कौन चाहता है कि ऐसे इंटरव्यूज़ डालूं मैं जिन लोगों के पिछले साल सीटेट पास हुआ है या जिन्होंने अपने स्ट्रगल करके बहुत गरीबी में भी पढ़ाई करके उन्होंने सीटेट को पास किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ या उनकी वीडियोज़ में डालूं चैनल पे, तो कमेंट में यस लिखो एक बार। हम सिर्फ कहते नहीं हैं गुरुजी, हम दिखाते हैं रिजल्ट। आप हमारा सेमिनार वाला वीडियो देखो। सेमिनार में हमारे 1000 लोग आए थे, 1000 लोग, और उस पूरे सेमिनार में 1000 में से केवल 2 बच्चे फेल थे, 998 बच्चे पास थे। और बाकियों के सेमिनार देख लो आप, किसी के भी पूरे हिंदुस्तान में, उनके सेमिनार में अगर 1000 बच्चे आएंगे तो उनमें से 800-900 बच्चे फेल होते हैं। वो यही पूछ रहे हैं उनसे कि भैया हम क्या करें, हम तो फेल हो गए। और हमारे यहाँ 998 बच्चे पास थे। अभी सेमिनार की वीडियो उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। देखो, इसने बोला है एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले समूह बनाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। और डी ऑप्शन है उन्हें पाठ्यपुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। कौन सा ऑप्शन सही दे रहे हैं आप? बताओ जल्दी से, कौन सा आ रहा है आपका आंसर कमेंट में। हाँ जी, लिखते रहो जल्दी जल्दी। और अभी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो लाइक ही नहीं की है। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? करो लाइक जल्दी से। देखो, इसने बोला वंचित समूह के विद्यार्थियों का समावेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि वंचित समूह का समावेशन, या कई बार आता है कि गरीब बच्चों का संबोधन कैसे करेंगे, तो यहाँ बात एक कैटेगरी की नहीं हो रही है, यहाँ बात समावेशी शिक्षा की हो रही है। तो हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो रहा हो। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो रहा हो। अब देखते हैं। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। देखो, पहले ही ऑप्शन में आ गया, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ऐसे ही तो निकालते हैं, कम समय में आंसर निकालने की यही तो ट्रिक्स होती है, छोटी छोटी वर्डिंग, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अगर आप ये सीख जाओगे रेगुलर क्लास करके, तो आंसर आपके जल्दी मिलेंगे, फिर टाइम बचेगा आपका। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार लिया क्योंकि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे आए हैं, जब तक उनको स्वीकारोगे नहीं समावेशी शिक्षा बनेगी नहीं। और हर बच्चे का फायदा होना चाहिए, तो आपकी समावेशी शिक्षा सक्सेस है। बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले समूह बना दोगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें सारे के बच्चे इंटेलिजेंट ही है, या उसमें सारे बच्चे विकलांग ही हैं, या उसमें सारे बच्चे कम बुद्धि वाले हैं, तो फिर वो समावेशन हुआ ही नहीं, वो तो आपने एक कैटेगरी बना दी। आपका समूह ऐसा होना चाहिए जिसमें हर प्रकार के बच्चे हों, है ना। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग कर रहे हैं आप, बंटवारा कर रहे हैं, तो ये तो पाप हो गया एक तरह का। बच्चों को पुस्तक का ज्ञान पुनरुत्पादन करने के लिए कह रहे हैं, यानी उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पुनरुत्पादन वर्ड जो है ये निगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका। पुनरुत्पादन जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। और यहाँ इसने अर्थहीन भी कर दिया कि कोई फायदा नहीं उसको पढ़ा के, वो निरर्थक है, अर्थहीन है। तो आंसर जो है पहला ऑप्शन सही जा रहा है। समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से।
एक बार कमेंट में यस भी लिख दो अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसने बोला एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सस्वर पठन के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर स्वलीनता। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। लिखो अपना अपना आंसर। बहुत अच्छे, 1300 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है, तो बताओ कौन करेगा 1300 वाला लाइक। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक भी दबाओ। और मैं आप सबसे एक विनती यह भी करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा जल्दी क्लास में आया करो। मैंने कल भी आपसे यही कहा था, क्योंकि आप क्लास में बहुत लेट जुड़ते हैं तो शुरू के जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके छूट जाते हैं वो फिर आपके बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर उसको याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर एग्ज़ाम में आपको अफसोस होगा कि काश हमने पूरी क्लास देखी होती। तो शुरू से आ जाया करो, 7 बजे का टाइमिंग है, तो थोड़ा पहले आ जाया करो, है ना। तो कल से ध्यान रखेंगे, कल से 7 बजे थोड़ा जल्दी आ जाया करिए। इसने बोला एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर ये दर्शाते हैं कि वह औसत। देखो इतने इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह है और वो ये है, जब बच्चे से पढ़ने के लिए कहा जाता है, पठन के लिए, तब उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। यानी बच्चे को दिक्कत किस चीज़ में है? पढ़ने में दिक्कत है, बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। गणित भी अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छी है, सब अच्छा है, उसको दिक्कत है पढ़ने में। और जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी? डिसलेक्सिया कहलाएगी, है ना। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन में हो गई, डिसकैलकुलिया आपकी गणित में दिक्कत हो गई, स्वलीनता आपकी ऑटिज्म हो गया, बिहेवियर में दिक्कत आएगी। तो आंसर जो है सेकंड सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका रचनात्मकता क्या है? तो पहला ऑप्शन है बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है लंबे लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। और डी ऑप्शन है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। सर आप ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी की क्लास लीजिए प्लीज़। यस 100%। ये तो मैं खुद ही इस बार आपसे कहने वाला था, एक पेडागोजी की महा मैराथन अलग से भी मैं कराऊंगा आपको। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपके लिए बहुत सारे जो है क्या कहते हैं क्रीम जमा करके रखी हुई है या मिठाई जमा करके रखी हुई है, जो एक एक करके आपको दूंगा। एक साथ दे दूंगा ना तो आपके हजम नहीं होगा, तो एक एक करके दूंगा। उसमें से एक पेडागोजी मैराथन भी मैं आपको कराऊंगा। पेडागोजी की मैराथन, सिर्फ पेडागोजी की मैराथन, इसमें कुछ और नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी की मैराथन होगी और ये 90 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी इसमें। यानी कि सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी एक साथ। इसमें सीडीपी भी कवर होगी, हिंदी पेडागोजी भी कवर होगी, इंग्लिश पेडागोजी भी, मैथ पेडागोजी भी, एसएसटी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, सारी पेडागोजी इस एक क्लास में कवर होगी। ये लगभग 9 से 10 घंटे की क्लास होगी। ये जो क्लास होगी ये 9 से 10 घंटे की मैराथन क्लास होगी आपकी, जिसमें 90 नंबर आपके एक दिन में ख़त्म कर पाऊंगा। आप उसको 3-4 बार रिवाइज करना, 90 नंबर आपके एक क्लास में पूरे हो जाएंगे। और ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिकी वे में आपको सिखाऊंगा। इस बार मैं आपको बहुत यूनिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका समय बचे, कंटेंट ज़्यादा हो जाए। इस बार की जो मेरी प्लानिंग है ना सीटेट को पढ़ाने की, इस बार मैं देखो ऐसा करूंगा भी नहीं कि एक एक घंटे की क्लास कर रहा हूँ और 100 क्लास कर दी एक सब्जेक्ट की। तो मेरी प्लानिंग इस बार थोड़ी हटके है। जैसे देखो मैंने स्टार्टिंग में ही मैराथन करानी स्टार्ट कर दिया आपको मॉडल पेपर। पहले क्या करते थे हम, मॉडल पेपर एग्जाम से 20 दिन पहले सॉल्व करते थे। अब मैं 2 महीने पहले आपको मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ और जल्दी कराऊंगा मैराथन तो आप रिवीजन उसका कई बार कर पाएंगे। तो इस बार मैंने स्ट्रेटजी बदली है आपको पढ़ाने की, कि इस बार मैं आपका समय बचाऊंगा और कंटेंट ज़्यादा दूंगा। ऐसी क्लासेस करूंगा जिसमें कम टाइम लगे और ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। तो थोड़ा मैंने इस बार आपके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। रचनात्मकता क्या है? बिना ऊब के किसी काम को बार बार आप कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट की बात होगी ना कि रचनात्मकता की, क्योंकि रचनात्मकता का मतलब होता है नया। यानी दिमाग में कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया थॉट, नए विचार, क्रिएटिविटी। इसमें कुछ नया नहीं होगा, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। लंबे गद्यांशों को रटना, रटना तो वैसे भी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, ये निगेटिव टैग वर्ड है आपका। रटना निगेटिव टैग वर्ड है। अब सारी ढंग से सोचने की क्षमता, ये आंसर आपका सही जाएगा, क्योंकि रचनात्मकता का मतलब और अब सारी दोनों का एक ही मतलब है, विभिन्न प्रकार से सोचना।
या कुछ नया सोचना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट जाएगा। दूसरों की नकल आप करेंगे तो आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं, उसमें आपका विचार तो आया ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जा रहा है। समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी कमेंट में एक बार यस बोलो जल्दी, समझ में आ गया हो तो। हाँ, क्लास किस टाइम चलेगी? 7 बजे ही चला करेगी आपकी। एक क्लास 1 बजे चलती है दोपहर में, और एक शाम को 7 बजे। प्रश्न है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और डी ऑप्शन है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी जल्दी अपना आंसर। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने गारंटी बैच में एडमिशन ले रखा है? जिन जिन लोगों ने सीटेट के गारंटी बैच में एडमिशन ले रखा है, एक बार कमेंट में गारंटी बैच लिखो। देखें कितने बच्चे हैं भाई बैच वाले। जल्दी एक बार कमेंट में अपना पिंक वाला हैंड वेव करो और गारंटी बैच लिखो, जिस जिस बच्चे ने गारंटी बैच ले रखा है। और एक बार जल्दी जल्दी अपना आंसर बताओ। जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है इसका आंसर बताओ। ज़्यादातर लोग तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं भाई, ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी देखते हैं किसका सही जाता है। हम्म मैंने ले रखा है गारंटी बैच कुछ मैंने। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों ने ले रखा है बैच। बहुत बढ़िया। पिंक वाले हैंड वेव भी आपके बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों ने ले रखा है ना गारंटी बैच। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप सबने गारंटी बैच ले रखा है या नहीं ले रखा। तो मुझे लगता है सब ने ही ले रखा है, क्योंकि कमेंट आपकी धड़ाधड़ चल रही हैं सबकी। तो बस यही चाहिए था, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे इसीलिए कह रहा था क्योंकि बैच में जो है हम अंदर की डीप नॉलेज लेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस और ट्रिक सीखेंगे। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, तो 140 क्या 145 नंबर भी आ जाएंगे। फिर आपके लिए बुलेट और कार मैंने बुक कर रखी है, आप ये समझो। आपके लिए आप 100 लोग भी 140 प्लस लाएंगे ना, 100 के 100 लोगों को बाइक दे दूंगा मैं, और इससे बड़ी बात नहीं है। अगर 500 लोग जो है 135 प्लस नंबर ले आए, तो 500 के 500 लोगों को आईफोन बांटूंगा, चाहे उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी किए ही हैं, अगली बार और ज़्यादा कर दूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप नंबर लेके आओ, ऐसे टीचर एकेडमी का नाम रोशन करो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत करते रहो। अब इसने बोला आपसे क्या कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखना चाहिए। तो सामाजिक का मतलब तो यहाँ साफ साफ खुद ही आ गया। रचनात्मक का मतलब है एक्टिव होके काम करना, यानी बच्चा खुद से काम कर रहा है सक्रिय होके। तो पहला ऑप्शन आपका सबका सही गया है। निष्क्रिय ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा निगेटिव रहेगा। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये व्यवहारवाद की परिभाषा है, यह एक्चुअल में सीखने की परिभाषा है। तो आपसे परिभाषा थोड़ी पूछी गई, आपसे तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में पूछी गई थी बात। और मैंने ये बात आपको कल भी बोली थी, स्ट्यूमुलस रिस्पॉन्स यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया, ये दोनों ही निगेटिव टैग वर्ड हैं। देख लो, स्ट्यूमुलस और रिस्पॉन्स ये निगेटिव टैग वर्ड है। पूरे सी टैट में इसको याद रखना, निगेटिव टैग वर्ड है ये। तो यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। समझ गए बात को? चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। दूसरा है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। तीसरा ऑप्शन है सराहना पाने के लिए काम पूरा करना। और डी ऑप्शन है साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी से आंसर। वैसे गारंटी बैच में पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है ना? कैसा लगता है गारंटी बैच में पढ़ना, बताओ कैसी लगती है टीचिंग कंटेंट? फीडबैक दो। फीडबैक तो वैसा आपके आंसर से ही मिल रहा है कि आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं आप। लेकिन फिर भी पढ़ने में कैसा लगता है, क्लास कैसी लगती है, ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर देते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? देखो यहाँ मैं आपको फिर से ट्रिक सिखा रहा हूँ, है ना? ट्रिक सीख जाएंगे ना आप, तो आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी प्रश्न आंतरिक अभिप्रेरणा का आए, तो आपको कितने 4 शब्द याद रखने हैं। 4 शब्द याद रखने हैं, कौन कौन से? नंबर 1 आनंद या मज़ा। नंबर 2 रुचि, उस काम में आपकी रुचि है ना? नंबर 3 उस काम को करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। और नंबर 4 आपको जो है अपनी योग्यता आप बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये 4 वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो वही ऑप्शन आपका सही आंसर कहलाएगा।
यही ट्रिक है इसकी, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा वाला व्यक्ति वही होगा जिसको उस काम में मजा आ रहा है, तभी तो अंदर से मजा आ रहा है ना, तभी तो आंतरिक अभिप्रेरणा कह रहे हैं। उस काम में आपका इंटरेस्ट होगा तभी आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी, अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस काम को करेंगे नहीं। संतुष्टि मिलेगी उस काम को करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भिखारी पैसे मांग रहा है, आपने उसको 5 रुपये 10 रुपये दिए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यार कितना मजा आया। उसी प्रकार से जब आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं, तो जब 1 घंटे बाद आप देखते हैं ना, तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाह यार आज तो मैंने एक चैप्टर याद कर लिया, आता है ना संतुष्टि, मजा आता है। लंबी सांस लेते हैं आपके, देखो मैंने एक क्लास पूरी कर लिया आज, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब देखो इन चारों ऑप्शन में देख लो, ये रहा देखो, और कहीं है कुछ, किसी ऑप्शन में इन चारों में से कोई वर्ड दिख रहा है? नहीं है, तो यही आंसर आपका राइट है। ऐसे ढूंढते हैं। अब ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, आप बस रेगुलर सीखते जाओ। अगला प्रश्न है कथन ए, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो ए और आर के हिसाब से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी लिखो कमेंट में आंसर। और 1500 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, बताओ भाई कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 लाइक पूरा कर रहा है। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबा दो, जिसने भी नहीं किया। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है सर संध्या, आपका क्लास बेस्ट क्लास रहता है सर, हर सवाल आसानी से समझ में आता है। जैबा परवीन, सुपर नाइस प्रियंका, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्लास विनीता, मस्त है सर जी क्लास। मोहम्मद कमरुल, पास होने की गारंटी से आगे निकल गए हैं लगता है कुछ ही दिनों में, पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। बहुत बढ़िया, आप पहले से पढ़ रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि मैंने बोला था कि 15 दिन के बाद आप पास वाली स्टेज से बाहर निकल जाएंगे और आप फिर टॉपर बनने की स्टेज में आ जाएंगे। तो मैंने 15 दिन बोला था फ्रेशर्स बच्चों को। अब आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो जाहिर है आप उससे आगे निकल गए होंगे अब तक। तो जो लोग परसों से पढ़ना स्टार्ट जिन लोगों ने किया है उनको मैंने बोला था कि 15 दिन में आपको फेलियर का डर आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा और आप पास के जोन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप टॉपर बनने वाली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो कथन ए है आपका, प्रभावी शिक्षण में छात्र के साथ सकारात्मक संबंध बनाना जरूरी है। बिल्कुल 100%। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना पाता है, यानी बच्चे उससे डरते हैं, बच्चे अपने मन की बात नहीं कह पाते, तो फिर वो टीचर अच्छा नहीं है। तो इसलिए भावनात्मक और सामाजिक संबंध या अच्छा सकारात्मक संबंध बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भावनाएं जो है वो आपकी लर्निंग से जुड़ी हुई हैं। अगर बच्चा इमोशनली खुश रहेगा क्लास में तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा, अगर बच्चा इमोशनली डरा हुआ बैठा है आपकी क्लास में तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसका मतलब आपके इमोशन जो है वो आपकी लर्निंग पे असर डाल रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं, महारत उन्मुख विद्यार्थी के क्या गुण रहेंगे भाई? तो महारत उन्मुख विद्यार्थी सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी है। तीसरा ऑप्शन है बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते। और फोर्थ ऑप्शन है सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो इनमें से जो सही लगते हैं उनको चुन के उस हिसाब से आंसर देंगे आप। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। और जितने नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब रखो, तभी आपको आने वाली क्लासेस मिल पाएंगी, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो आप। बाकी टाइम नोट कर लो, टाइम शाम के 7 बजे लाइव क्लास होती है और दोपहर में 1 बजे रोज़ क्लास होगी। और कल तो बहुत ही तगड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि कल जो है 5 सिद्धांत एक साथ पढ़ने वाले हैं हम ट्रिक के साथ। 5 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। तो कल की क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल 7 बजे से लेट मत होना भाई, आज तो कुछ लोग लेट हुए हैं। कल को 7:01 पे आप लाइव होने चाहिए, है ना, तभी इतना मेहनत का फ़ायदा मिलेगा। महारत उन्मुख विद्यार्थी, देखो महारत उन्मुख विद्यार्थी आंतरिक अभिप्रेरणा वाला होगा, ये बात हमें पता है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाना चाह रहा है, महारत बढ़ाना चाह रहा है, वो इंटरनली मोटिवेट होगा। तो सीखने के लिए लक्ष्य तय करेगा, यस। मानता है क्षमता स्थिर है, नहीं, क्षमता को स्थिर नहीं मानता बल्कि वृद्धि बोधक मानता है, यानी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, क्षमता स्थिर नहीं है। बहुत ही आसान लक्ष्य तय करता है, नहीं, वो थोड़े मुश्किल लक्ष्य तय करता है ताकि उसको सीखने को मिले और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य चाहिए उसको।
सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की मदद ले सकता है, ले सकते हैं। मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। मदद लेने से आपका आईक्यू लेवल कम नहीं हो जाता, या मदद लेने से आपकी बेइज्जती नहीं हो जाती। आप कितने प्रतिभाशाली हो, आप दूसरों का, यानी कि बड़ों, अपने से ज़्यादा बड़े लोगों का या अपने से ज़्यादा सीनियर का हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो पहला और चौथा सही है, यानी आपका जो है सी ऑप्शन सही जा रहा है यहाँ पर। समझ गए भाई? समझ में आ गया? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने पर उन्हें सज़ा देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और डी है आपका पूछने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, कमेंट में लिखो। सर मैं आपका क्लास ली थी, मुझे 5.0 में ऐड कर साहिबा सबीहा बेगम। देखो जी सबीहा जी, यहाँ कमेंट करने से ऐड नहीं होंगे आप। हमारी एकेडमी के जो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर, उन पे कॉल कर दो या उन पे मैसेज कर दो, तब आपका एडमिशन होगा। मेरे यहाँ कमेंट करने से थोड़ी मुझे तुम्हारी डिटेल पता चल रही है। बताओ, यहाँ कमेंट करोगे तो कमेंट करने से थोड़ी मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। अब इतने हज़ारों स्टूडेंट्स में मुझे कैसे याद रहेगा नाम? नाम तो छोड़ो, नाम से कुछ होगा ही नहीं। जब तक आप अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर जिससे आपने एडमिशन लिया था और अपनी मार्कशीट, सारी डिटेल नहीं भेजेंगे एकेडमी को, तब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ कमेंट करने से या किसी और टीचर की क्लास में भी कमेंट करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, जो एकेडमी के नंबर है उस पर व्हाट्सअप मैसेज करो, तो वहाँ से हमारी टीम देखेगी और आपका एडमिशन करेगी। प्रोसेस से काम होता है, ऐसे कमेंट करने से या नाराज़ होने से काम नहीं होता। अब देखो, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करेंगे आप? नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछना अच्छी बात होती है, तो आप उसको मोटिवेट करो और उसको एक्सेप्ट करो। जब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब है आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा, मतलब आप टीचर ही खराब हैं, है ना? तो आप उन्हें सज़ा नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आप प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करो, आप अपने बच्चों के डाउट्स क्लियर करो। अगर वो उधर से प्रश्न पूछते हैं तो उनके जवाब दो, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कहता है? विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, पहला ऑप्शन है उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं। तीसरा है उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते। और डी ऑप्शन है खोज आधारित द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कमेंट में लिखो जल्दी से। सोलह सौ लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, 3 लाइक बच रहे हैं। तो बताओ कौन पूरे करेगा 1600 लाइक? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग। हाँ जी, इसने बोला विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखें। तो ये तो गलत हो जाएगा कि टीचर को उम्मीद ही नहीं है किसी बच्चे से। भाई मैं आपसे, आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं है कि आप पास होंगे, तो ये तो फिर मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बेकार हो गया ना। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना। मैं भी तो उम्मीद रख रहा हूँ कि आप 140 नंबर लेके आएंगे। मैं भी तो उम्मीद रख रहा हूँ कि कम से कम आप पास तो होंगे ही होंगे सब। हाँ, कुछ लोग टॉपर बनेंगे लेकिन पास तो सब हो जाएंगे, इतनी उम्मीद तो मुझे है। तो मैं तो अपेक्षा रखूंगा ना, पॉजिटिव अपेक्षा। बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखूंगा नहीं। किसी भी प्रकार की स्वायत्ता नहीं दूंगा, ये भी गलत हो जाएगा। खोज आधारित अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा सीखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा खुद से काम करता है। अन्वेषण मतलब खोज करना, यानी ज्ञान की प्राप्ति बच्चा खुद ही कर रहा है, इधर उधर से ढूंढ के ला रहा है, अपने दिमाग से उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ बच्चा एक्टिव रहता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये किस प्रकार की क्लास का उदाहरण होगा? यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चों, टीचर जो है बच्चों को खेल भी खिलवा रहा है, अन्वेषण भी कर रहा है, यानी खोज भी हो रही है, एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है और जो भी इसमें प्रश्न में बताया गया है, किस प्रकार की क्लास को दर्शाता है? और क्लास ये रही आपकी। पहली क्लास प्रगतिशील कक्षा का है, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी हो। दूसरा है परंपरागत कक्षा का उदाहरण है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी हो।
तीसरा ऑप्शन है एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम करा रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि एक ऐसी कक्षा है जिसमें शिक्षक को अधिगम करने के कोई और तरीके नहीं आते, एक ही तरीके पर अटका हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से जो पॉजिटिव लगे उसके हिसाब से आंसर दो। अच्छा, यहाँ जो है पहला और दूसरा हो गया, तो दूसरे में यहाँ 3 था, शायद ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी होगी। मतलब बी में फर्स्ट और थर्ड है, ए में फर्स्ट और सेकंड है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट से। थैंक यू सर, योर डेडिकेशन एंड टीचिंग स्टाइल इंस्पायर अस टू स्टडी एवरी डे। जी थैंक यू वेरी मच। चलो लिखते रहो जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर। अब देखो इसने बोला है आपसे क्या, कि जब एक अन्वेषण भी हो रहा है, खेल भी खिलाए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि बाल केंद्रित कक्षा है, पॉजिटिव है, सब चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो, तो प्रगतिशील कक्षा तो हो गई क्योंकि इसमें बच्चे भागीदारी कर रहे हैं सक्रिय रूप से, ठीक है। क्या ये परंपरागत कक्षा है? नहीं, क्योंकि परंपरागत कक्षा में बच्चों को प्राथमिक नहीं माना जाता बल्कि टीचर को माना जाता है। टीचर ही उनका सब कुछ होता है, गुरु ही भगवान होता है, और गुरु जो बोलेगा वही बच्चे को करना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। तो ऐसी कक्षा हमें अब नहीं चाहिए। ऐसी कक्षा है जिसमें टीचर जो है बाल केंद्रित विधियों से पढ़ा रहा है, तो ये भी अच्छी बात हो गई। ऐसी कक्षा है जिसमें टीचर को कोई अन्य अन्य तरीका आता ही नहीं है, मतलब उसको विभिन्न प्रकार का शिक्षण करना नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है पहला और तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा ए और आर के हिसाब से। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हाँ जी, देखो इसने बोला शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। क्योंकि इसने जो बोल दिया ना नहीं करनी चाहिए, ये गलत हो गया। क्योंकि चर्चा करना तो अच्छी बात है, और जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके सामाजिक संदर्भ को यानी उसके दैनिक जीवन को इंक्लूड करना कंपलसरी है। ये हमारे एनसीएफ 2005 में भी लिखा हुआ है कि जो भी क्लास में पढ़ाते हैं वो बच्चे की दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ, वरना तो आपकी टीचिंग किसी काम की नहीं रही। तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते, ये बात भी गलत हो गई। क्योंकि सामाजिक संदर्भ से ही तो बच्चा चीज़ों को याद रखता है। बच्चे के पास कोई अलग से थोड़ी रेफरेंस है, बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ के उसको सीखेगा, है ना। तो दोनों ही बातें गलत हो गई हैं, यानी डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। और डी ऑप्शन है मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ, कितने कितने आंसर सही हो गए भाई आपके, कोई गलत हो रहा है कि सब सही जा रहे हैं, बताओ। देखो इसने बोला छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करना है। संप्रत्यात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा समझ के सीखे चीज़ों को। उसके लिए क्या करेंगे, अवधारणाओं को याद करेंगे। याद करने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है, याद करना तो निगेटिव बात है। प्रत्यक्ष निर्देश यानी डायरेक्टली बोल के बता दिया आपने बच्चे को, बच्चे ने कुछ एक्टिविटी नहीं करी, तो यहाँ भी निरर्थक हो गया। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित मिले, यानी बच्चा करके सीखेगा तो ज़्यादा सार्थक होगा, ज़्यादा संप्रतीय कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएगा। मौखिक प्रस्तुतिकरण आप कर देंगे और बच्चों को प्रश्न भी नहीं पूछने दे रहे,
बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित भी कर दिया आपने, तो ये तो गलत तरीका होगा, बच्चे के डाउट क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? पहला ऑप्शन है ठोस से अमूर्त, दूसरा है परिचित से अपरिचित, तीसरा है उच्च क्रम से निचले क्रम तक, और डी ऑप्शन है जटिल से सरल। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में जल्दी से अपना अपना आंसर लिखेंगे। ओनली एक गलत हुआ है, वो भी बाई मिस्टेक। अच्छा, बाकी सब सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपकी क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा है सर, प्रदीप जी, थैंक यू। हमारी तरफ से क्लास सही चल रहा है, बढ़िया एकदम। बाकी हम अपनी कोशिश भी पूरी कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट दे वो बहुत तगड़ा कंटेंट दें, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो। आपको क्लास रेगुलर करनी है, मज़ा आ जाएगा, है ना। थोड़ा टाइम से अगर लाइव आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 7 बजे का टाइम रखा है इसीलिए, ताकि सारे काम निपटा दें आप, क्योंकि हमारे पास पुराने टीचर्स भी हैं, तो वो स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं और काफ़ी घर के काम होते हैं, इसलिए 7 बजे का टाइम रखा है, ताकि सब लोग अपने टाइम पे फिक्स लाइव आ सकें। तो कल से 7 बजे आएंगे सब लोग लाइव, ठीक है। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, देखो यहाँ पे बात हो रही है भौतिक शिक्षण सामग्री की। तो भौतिक चीज़ें वो होती हैं जो फिजिकली सामने अवेलेबल हो, जैसे गिलास है, जैसे कि रिमोट है, पेंसिल है, चार्ट पेपर है, सब चीज़ें सामने है, ठोस। तो इसका मतलब है आप ठोस से अमूर्त की तरफ बच्चे को सिखा रहे हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परिचित से अपरिचित का मतलब होता है कि पहले वो चीज़ सिखाएं जो बच्चे को आती है, नॉन, और बाद में वो चीज़ सिखाएं जो बच्चे के लिए अपरिचित है। तो ये भी नहीं है यहाँ पर, के लिए अवधारणा के हिसाब से राइट नहीं है। उच्च क्रम से तो आप पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको पहले निचला क्रम पढ़ाना है, नीचे से आसान चीज़ से हार्ड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सरल चीज़ पहले पढ़ानी चाहिए, जटिल बाद में। तो आंसर जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। क्लियर बात, समझ गए आप। चलिए जी, और ये आज का लास्ट प्रश्न था, तो यहीं पे आपकी क्लास फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, 2 बातें कहूँगा मैं आपसे। नंबर 1 बात तो ये है, 3 बातें हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि कल से टाइम पे लाइव आएंगे। नंबर 2 बात, इसकी पीडीएफ और इसी तरह की और भी पीडीएफ जितनी क्लासेस की रहेंगी वो अगर आपको चाहिए फ्री में, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अभी जाके, ऐसे टीचर एकेडमी चैनल के नाम से ही, ऐप भी इसी नाम से है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तीसरी बात, आपको क्लास कैसी लगती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ऐसे टीचर एकेडमी कैसा लगता है, इसका फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्लास के अंत में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ में आता है या नहीं आता है, एक फीडबैक ज़रूर दीजिए क्लास ख़त्म होने के बाद। अभी आप लाइव में जो कमेंट लिख रहे हैं, ये कमेंट बाद में नहीं दिखते हैं, ये आपको भी पता है कि लाइव वाले कमेंट लाइव में ही दिखते हैं, बाद में किसी को भी नहीं दिखेंगे। तो जैसे मैं ये क्लास फिनिश कर दूंगा, अभी यहाँ से लाइव एंड हो जाएगा, उसके बाद में आप एक अच्छी सी कमेंट, जो भी आप मानते हैं ऐसे टीचर एकेडमी के बारे में और गारंटी बैच के बारे में भी, जितनी भी बात आपको लगती है कि क्या अच्छा लगता है, क्या खासियत है, तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम और अच्छे से मेहनत करें, और आपके फीडबैक से थोड़ी अच्छी हमें भी खुशी मिलेगी, सीखने को मिलेगा। ठीक है, करेंगे ना, यस और नो, एक बार बता दो, कमेंट में लिख दो जल्दी से। अभी अभी नहीं, मैं क्लास को लाइव बंद कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा, है ना। कमेंट लिख के ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।